हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर एजुकेटर प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस सॉल्ट्स चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. ऑलराइट, लेट्स बिगिन. A solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be. ऐसा सब्सटेंस जो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर दे, रेड लिटमस ब्लू यानी कि इट इज अ बेस. और बेस का पीएच क्या होता है? बेसिस का पीएच जो होता है इट इज अबव 7. सो अबव 7 हमको यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है विच इज 10. ठीक है, सो सोल्यूशन सॉरी द पीएच इज 10, तो डी ऑप्शन होगा. द सोल्यूशन इज हैविंग पीएच 10. नेक्स्ट क्वेश्चन. A solution reacts with crushed eggshells. तो crushed eggshells क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट to give a gas that turns lime water milky. lime water milky कौन सी गैस टर्न करती है? कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिले? कार्बोनेट्स के साथ एसिड्स रिएक्शन करते हैं जिससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है. ठीक है, तो यहाँ पे एसिड आएगा, राइट. सो हियर एसिड इज HCl. ठीक है, NaCl, HCl, LiCl, KCl ये सब सॉल्ट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमको HCl मिलेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. NaOH इसके 10 ml लिए गए हैं और HCl के 8 ml लिए गए हैं. इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन, सेम सोल्यूशन का 20 ml ले लिया, द अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन ऑफ द सेम सोल्यूशन एज बिफोर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी. इसका डबल कर दिया जब इसका सेम अमाउंट इसके सेम अमाउंट के साथ रिएक्शन कर रहा है. इसके 10 ml को NaOH के 10 ml को HCl के 8 ml रिक्वायर्ड हैं. सो 20 ml को कितने रिक्वायर्ड होंगे? इट इज एज सिंपल यूजिंग द यूनिटरी मेथड, क्योंकि कंसेंट्रेशन सेम है. कंसेंट्रेशंस में कोई चेंज नहीं लाया गया है, कंसेंट्रेशंस सेम है. सो सेम अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड, वो सेम प्रोपोर्शन में रिक्वायर्ड होगा. इसको डबल किया है तो इसको भी डबल कर दीजिए, 16 ml. तो यहाँ पे हमको 16 ml कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? देखिए 4, 8, 12, 16 ml. दिस इज द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन? इनडाइजेशन यानी कि एसिडिटी. एसिडिटी को कॉम्बैट करने के लिए आप यूज करते हैं एंटासिड्स. एंटासिड्स, तो इसमें से कौन है एंटासिड्स? यस, सी ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. ओके, सो लेट्स डू इट. वर्ड इक्वेशन फर्स्ट वाले के लिए, ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल्स. जिंक के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और आप कर रहे हैं इसको जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. ठीक है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन बनेगा. चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं. ये इक्वेशन तो पूरी बैलेंस्ड ही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. बी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करता है और यहाँ पे होगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. प्रोडक्ट बनेगा MgCl2 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. ठीक है, MgCl2, सो 2HCl. क्लोरीन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, सो वी विल बी गेटिंग 2HCl. सी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर. एल्यूमिनियम पाउडर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी. ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं. 3 सल्फेट है तो यहाँ 3 सल्फेट लगा दीजिए. 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ 2 एल्यूमिनियम लगा दीजिए. 6 हाइड्रोजन हो गए हैं तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए. 3 2 ज़ा 6. ऑल आर बैलेंस. आप चेक कर लीजिए बैलेंसिंग. लास्ट वन, डी ऑप्शन. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फाइलिंग्स. आयरन के साथ, आयरन फाइलिंग्स मतलब आयरन पाउडर, इसके साथ डाइल्यूट HCl रिएक्शन कर रहा है एक्वस. सो इसने बनाया FeCl2 प्लस H2 गैस रिलीज हो गई. सो अब इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं.
दो क्लोरीन है तो यहाँ पे दो क्लोरीन आ गए, दो हाइड्रोजन, एंड नाउ इट इज बैलेंस्ड. All right, so this is how you are going to write the balanced chemical equations. और ये ऐसे देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और अगर एसिड बेसिस सॉल्ट्स के आप पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ मेटल्स का रिएक्शन है डाइल्यूट एसिड्स के साथ, एंड राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दैट. All right, moving further. Compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen ion but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. देखिए, एक एक्टिविटी आपको एनसीईआरटी में डिजाइन की गई है, जिसके अंदर आपने एक बीकर लिया है. इस बीकर के अंदर आपने यहाँ पे कॉर्क के थ्रू यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड्स फिट की है. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स फिट की हैं, नेल्स फिट किए, इनफैक्ट इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में नेल्स फिट की हैं, और इन नेल्स को कनेक्ट कराया है एक सर्किट, बैटरी से सर्किट बनाने की कोशिश है, और फिर यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट किया है, फिर यहाँ पे एक की से कनेक्शन किया है, और फिर इसको यहाँ फिल कर दिया है. ठीक है, तो इस तरह से एक्टिविटी डिजाइन करके आपको एनसीईआरटी में दी गई है. अब हम बारी बारी से इसके अंदर कुछ सॉल्यूशंस फिल करेंगे. उन सॉल्यूशंस के फिल करने पर अगर ये बल्ब जो है, ये बल्ब अगर ये बल्ब ग्लो कर जाएगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. देखिए, आपको एक अधूरा सर्किट दिया गया. देखिए, यहाँ से जो आयरन नेल है ये वायर के थ्रू कनेक्टेड है बैटरी से, बैटरी बल्ब से, बल्ब की से, की में जैसे ही आप की स्विच ऑन करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और ये कनेक्टेड है यहाँ. यहाँ से यहाँ का सर्किट कब पूरा होगा? जब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कब होगा? जब आयंस फ्लो करेंगे. ठीक है, तो आपको इस तरीके से एक एक्टिविटी डिजाइन करनी है जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ी है. राइट, चलिए देखते हैं. अगर आप यहाँ पे NaOH का सोल्यूशन लेते हैं बेस का, ठीक है, तो बेस का सोल्यूशन लेते हैं. यहाँ देखिए, आपसे कहा गया अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन आयन, दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड. तो आप एसिड का ही सोल्यूशन लीजिए, आप यहाँ बेस मत लीजिए, क्योंकि एसिड की ही बात करी है क्वेश्चन में. तो आपको एनसीईआरटी में तो ये एसिड और बेस दोनों के साथ करके दिखाई गई है एक्टिविटी. तो एक एसिड आप ले लीजिए HCl. जैसे ही आप HCl का सोल्यूशन यहाँ डालेंगे तो H+ आयन और Cl- आयन बनते हैं. राइट, तो ये बल्ब जो है ये ग्लो कर जाता है. ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे? बल्ब ग्लोज. सेकंड सोल्यूशन आप यहाँ डाल के देखिए, कोई दूसरा एसिड ले लीजिए. जैसे आप यहाँ पे एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, वीक एसिड है, बल्ब ग्लो फिर भी करेगा. एक्वस एंड CH3COO- एक्वस. तो आप कहेंगे कि सेकंड टाइम जब हमने दूसरा एसिड लिया, इसके अंदर भी बल्ब ग्लो करने लगा. करंट थोड़ा लो था, लेकिन बल्ब ग्लो करने लगा. इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये दोनों एसिड्स ने अंदर जाके, इस सोल्यूशन में जाके, जैसे ही इसका सर्किट कंप्लीट हुआ, इन्होंने आयंस प्रोड्यूस किए. आयंस प्रोड्यूस करने के बाद तभी यहाँ पे आयंस का फ्लो हुआ होगा. फ्लो ऑफ चार्ज रिजल्ट्स इन फ्लो ऑफ करंट, एंड देयरफॉर द बल्ब स्टार्टेड टू ग्लो. लेकिन जब हमने तीसरा सोल्यूशन लिया, कौन सा? ग्लूकोज, तब यहाँ पे नो करंट flows. The current does not flow. Why? Because these do not ionize. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज ने आयंस प्रोड्यूस नहीं किए. सिमिलरली जब आपने अल्कोहल लिया C2H5OH, ठीक है, यहाँ पे भी बल्ब डज नॉट ग्लो. यहाँ पे भी बल्ब डज नॉट ग्लो. इस सिचुएशन में भी बल्ब डज नॉट ग्लो. ठीक है, क्यों नहीं ग्लो कर रहा? बिकॉज नो करंट इज फ्लोइंग. नो करंट इज फ्लोइंग. क्यों करंट फ्लो नहीं कर रहा? क्योंकि आयंस आर एब्सेंट. ठीक है, एब्सेंस ऑफ आयंस, दिस सिग्निफाइज एब्सेंस ऑफ आयंस. ठीक है, इसका मतलब ये आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं. So therefore we cannot, so these are not providing H+ ions, hence these cannot be categorized as acids. ठीक है, एसिड्स की तरह आप इन्हें कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं. ऑल्दो इनके पास H+ आयन है, मगर ये देते नहीं है. देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से आपने इस एक्टिविटी को थोड़ा सा चेंज करा है.
ठीक है, ये एक्टिविटी सिर्फ आपको आयंस का कंडक्शन बता रही थी, एसिड्स और बेसिस का कंडक्शन बता रही थी, लेकिन इन्होंने यही एक्टिविटी पूछ के आपसे कहा है क्या कि दीज आर नॉट कैटेगराइज्ड एज आयंस एज एसिड्स, क्योंकि अब आप कहेंगे कि H+ आयन नहीं दे रहा है, दैट इज व्हाई, राइट। चलिए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? Distilled water जो होता है that is pure water and pure water is a bad conductor of electricity. Pure water does not release H+ ion, but rain water contains impurities like carbon dioxide and other dissolved salts. ठीक है, तो रेन वाटर के अंदर dissolved gases, राइट तो उसकी वजह से डिसॉल्व्ड गैसेस होने की वजह से अदर पोलर कंपाउंड्स होने की वजह से रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्योर वाटर यानी कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो आयोनाइज नहीं होता है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। Why do acids not show acidic behavior in absence of water? According to Arrhenius ने acids को कैसे डिफाइन किया था? Acids are those substances which when dissolved in water release H+ ion. So acids का जो H+ ion है वो अकेले स्टेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। Why do acids not show acidic behavior in absence of water? वाटर की प्रेजेंस में ही वो अपना H+ आयन डोनेट करता है, डोनेटेड H+ आयन, राइट। चलिए हम इसको लिख करके बात करते हैं। ये एसिड्स जो है HCl जब आप वाटर में डालते हैं तब हमको मिलता है H+ आयन और Cl- आयन। अब ये जो H+ आयन है इसको H+ आयन को ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और यहां पे बनाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता है? ये बनाता है, ये इस तरीके से बनाता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। दिस इज इसको हम कैसे लिखते हैं? H3O+, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। ये इसका स्ट्रक्चर की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है दिस H+ आयन HCl बिना वाटर के प्रेजेंस के H+ आयन रिलीज नहीं करता, क्योंकि H+ आयन जो है अकेला स्टेबल नहीं होगा। वो कब स्टेबल होगा? जब ये वाटर मॉलिक्यूल उसे अटैच करने के लिए अपने साथ होगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल H+ आयन को अटैच कर लेता है तब वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और इसीलिए HCl जो है, HCl या कोई भी एसिड जो है वो H+ आयन वाटर की प्रेजेंस में ही रिलीज करता है। और इसीलिए आर्हीनियस ने एसिड्स को कैसे डिफाइन किया है? एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर रिलीज H+ आयन। चलिए 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral? तो ये A है, ये B है, ये C है, D है और ये E है। तो न्यूट्रल कौन है? जिसका pH 7 है, तो D इज न्यूट्रल। स्ट्रांगली अल्कलाइन जिसका pH सबसे ज्यादा है, C का pH इनमें सबसे ज्यादा दिख रहा है, सो इट इज स्ट्रांगली अल्कलाइन। स्ट्रांगली एसिडिक कौन होगा? जिसका pH सबसे कम होगा। सबसे कम pH यहाँ B का दिख रहा है 1, सो B विल बी स्ट्रांगली एसिडिक। वीकली एसिडिक कौन होगा? जिसका pH 3 to 5 की रेंज में आए, सॉरी 5 to 7 की रेंज में आए, लेकिन यहाँ पे हमें 5 to 7 की रेंज का कोई नहीं दिख रहा है, तो 4 इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। सो A विल बी वीकली एसिडिक। वीकली अल्कलाइन कौन होगा? वीकली अल्कलाइन 9 होगा, मतलब E होगा। अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। pH को कैसे अरेंज करना है? हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के बढ़ते ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सबसे कम H+ आयन है उसको सबसे पहले लगाना है, यानी कि बेसिक सोल्यूशन। मोस्ट बेसिक कौन है इसमें? 11 यानी कि C से ज्यादा H+ आयन कंसेंट्रेशन किस में है? E में है, यानी कि pH 9। इससे ज्यादा H+ आयन कंसेंट्रेशन D में है, यानी कि pH 7।
इससे ज्यादा पीएच H प्लस आयन कंसेंट्रेशन A में है और सबसे ज्यादा जो है वो 1 यानी कि B सोल्यूशन में pH 1 दैट मीन्स सोल्यूशन B के अंदर है. सो अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. अरेंज द pH बोला है तो मैंने सोल्यूशंस अरेंज कर दिए. pH अरेंज कर देते हैं हम 11. कुछ भी पूछे आपसे आप इसको इस तरीके से ऑर्डर आंसर कर सकते हैं. 11 9 7 4 and 1. So these are the pH in increasing order of acidic या H plus ion concentration. Moving further, next question. Equal length of magnesium ribbons are taken in test tubes A and test tube B. Test tube A, दो test tubes हैं. Test tube A and test tube B. इसके अंदर आपने मैग्नीशियम रिबन डाला है और एक में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है HCl एंड दूसरे में आपने क्या डाला है एसिटिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब. अमाउंट एंड कंसेंट्रेशन टेकन फॉर बोथ एसिड्स आर सेम. चलिए ठीक है. इन विच टेस्ट ट्यूब द फिजिंग अकर्स मोर विगरसली एंड वाई. दोनों के अंदर आपने मैग्नीशियम रिबन डाला Mg. ठीक है. सेम टाइप ऑफ मैग्नीशियम रिबन आपने दोनों में डाला. मेरा टाइप इसका थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, हम इसको ठीक कर लेते हैं. हाँ तो यहाँ पे ये आपने सेम टाइप ऑफ मैग्नीशियम रिबन दोनों में डाला. ठीक है. अब आपसे पूछ रहे हैं कि किसमें फिजिंग अकर्स मोर विगरसली. फिजिंग अकर्स मोर विगरसली यानी कि रिएक्शन किसमें फास्टर होगा. देखिए पहले रिएक्शन देख लेते हैं हम क्या होगा. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव MgCl2 एंड हाइड्रोजन गैस. तो ये जो फिजिंग होगी वो किसकी वजह से होगी, इस हाइड्रोजन गैस की वजह से होगी. सिमिलरली मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड, ठीक है, टू गिव मैग्नीशियम एसिटेट MgCH3COO होल ट्वाइस. ठीक है. और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. राइट, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. लेकिन अब आपसे पूछा गया फिजिंग किसमें ज्यादा होगी. तो ये आपको क्या बताता है कि भाई देखो एसिड, आपकी नजर किस पे जानी चाहिए, टाइप ऑफ एसिड पे. नाउ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड हियर एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड. सो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, यानी कि वो बहुत सारे H प्लस देगा. तो जो ज्यादा H प्लस देगा और जल्दी से H प्लस देगा वो उसके अंदर फिजिंग जल्दी होगी, उसके अंदर इसका मतलब रिएक्शन का रेट जो है वो काफी ज्यादा है. सो दिस टेस्ट ट्यूब A के अंदर आप in which test tube will the fizzing occur more vigorously. तो test tube A के अंदर fizzing will occur more vigorously and why? Because HCl is a stronger acid, therefore it releases H plus ion at a faster rate and more in quantity. ठीक है. So this is the reason. Moving further to the next question. Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. Fresh milk जो है उसका pH 6 होता है. तो कर्ड फॉर्मेशन में, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है और क्योंकि एसिड फॉर्मेशन हो रहा है सो द pH ड्रॉप्स. ठीक है. सो द pH डिक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एसिड. Right? Hence we can say that the pH is going to drop. Right? The pH of fresh milk, how do you think the pH will change? pH is going to drop and the reason is due to the formation of lactic acid in it. Curd is acidic in nature, sour in nature, so the pH drops. Moving further, a milkman adds a very small quantity of baking soda to the fresh milk. Fresh milk में उन्होंने baking soda add किया. Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? Why does this milk take a longer time to set as curd? देखिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम एक बार में ही यूनिवर्सल इंडिकेटर से दे सकते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 and here we have 14. चलिए
तो पीएच जो है इसका, हो ज्यादा ही गायब हो गया, हाँ जी, पीएच जो है इसका कह रहे हैं फ्रेश मिल्क का पीएच अभी इन्होंने बताया करीब करीब 6 होता है, ठीक है, करीब करीब 6 होता है, 6, ठीक है, ये पीएच होता है। अब कह रहे हैं हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया, बेकिंग सोडा ऐड करते ही पीएच लगभग यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब पीएच कहाँ चला गया, बेसिक, ठीक है, 7 से ज्यादा बढ़ गया तो ये हो गया बेसिक। Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? Alkaline क्यों किया? अब मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड करने का रीजन ये था कि उसको अल्कलाइन बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? ताकि अभी अगर वो 6 पे होता तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क होती तो पीएच ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता, यानी कि दूध खराब हो जाता, मिल्क जो है खराब हो जाता। अगर आप उसका पीएच जो है डिक्रीज होने लगेगा, उसके अंदर एसिड फॉर्मेशन जल्दी से हो जाएगा तो मिल्क जो है उसकी कर्डलिंग हो जाती है। हम कहेंगे दूध फट भी सकता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाती है। सो इसी कर्डलिंग ऑफ मिल्क को डीले करने के लिए, ताकि पहले अब पीएच उसने बढ़ा दिया, बेकिंग सोडा ऐड करके मिल्क को बना दिया बेसिक। सो अब जो टाइम टेकन होगा, बेसिक से पहले न्यूट्रल होगा, फिर 6 पे पीएच आएगा और उसके बाद कहीं जाके कर्डलिंग ऑफ मिल्क शुरू होगी, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो है वो इसके बाद शुरू होगी। दैट इज वाई what happens is the process of curdling of milk is delayed, ताकि वो दूध जल्दी खराब नहीं हो। So why does he shift the pH? So that milk can be stored for a longer period of time. Why does this milk take a longer time to set as curd? Now the pH has been shifted from 6 to slightly alkaline. Now more time will be taken to first bring the pH back to neutral and then to acidic, and then after that the curdling of milk is going to begin. Therefore it takes a longer period of time to set as curd, right? चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लास्टर ऑफ पैरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। प्लास्टर ऑफ पैरिस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। नाउ इफ दिस प्लास्टर ऑफ पैरिस क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके इट हार्डन्स इनटू जिप्सम, ठीक है, नया कंपाउंड बना लेता है विच इज जिप्सम, ठीक है। दिस इज प्लास्टर ऑफ पैरिस। प्लास्टर ऑफ पैरिस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके जिप्सम बना लेता है। तो बिकॉज इट इज फॉर्मिंग जिप्सम विच इज अ हार्ड मास, very hard substance, therefore it should be stored in moisture proof containers, airtight containers, so that no moisture enters and therefore it does not undergo a chemical reaction to form gypsum. So now it is going to lose its setting property because it has already formed a very hard mass there, right? चलिए move on करते हैं next question पे। What is a neutralization reaction? Give 2 examples. Neutralization reaction क्या होता है? When acid reacts with a base to form salt and water, this reaction is known as a neutralization reaction. आप यहाँ किसी एसिड का रिएक्शन करा दीजिए बेस से, जैसे कि आप यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हैं HCl का रिएक्शन कराइए आप यहाँ पे NaOH से, so this is going to form NaCl and H2O। फिर आप एक और रिएक्शन करा सकते हैं, एक और रिएक्शन आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो वो एक और सॉल्ट फॉर्म करती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, एक और सॉल्ट फॉर्म करती है एंड यहाँ पे वाटर फॉर्म होता है, ठीक है, CaCO3 and H2O। Now this is also a neutralization reaction. Carbon dioxide is an acidic gas, राइट, नॉन मेटल की ऑक्साइड है, एसिडिक गैस है, बेस के साथ रिएक्शन करती है, सॉल्ट एंड वाटर बनाती है। बोथ दीज आर एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मूविंग फर्दर,
give two important uses of washing soda and baking soda. So washing soda को आप use करते हैं पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, देन लॉन्ड्री इंडस्ट्री के अंदर. सो ये बहुत सारे यूजेस आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उनमें से दो मैंने आपको बता दिए. पेपर मेकिंग में, बोरैक्स बनाने में, और लॉन्ड्री में, कमर्शियल लॉन्ड्रीज में, राइट, और डिटर्जेंट्स बनाने में आप सब जगह वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं. फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में किया जाता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड. ठीक है, आई होप आपको इनके फॉर्मूले याद होंगे. Na2CO3.10H2O, दिस इज वॉशिंग सोडा, एंड बेकिंग सोडा इज NaHCO3, राइट. चलिए, इसके साथ हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फिनिश होते हैं. थैंक यू सो मच. आई होप यू हैव गॉट अ प्रॉपर इंसाइट इन दीज टॉपिक्स. थैंक यू.